जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिक्स ग्रुपिंग के बारे में। ब्रिक्स वर्ड को कॉइन किया गया था जिम ओ'नील द्वारा, जो गोल्डमैन सैक्स के चीफ इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने 2001 में एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका टाइटल था बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक्स ब्रिक। इस रिपोर्ट में उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना फ्यूचर में वर्ल्ड इकोनॉमी के मेजर ड्राइवर्स बनेंगे और वेस्टर्न इकोनॉमिक्स के डोमिनेंस को चैलेंज करेंगे। 2010 में साउथ अफ्रीका को इंक्लूड होने के बाद इसका नाम ब्रिक से ब्रिक्स हो गया। आइए चलिए देखते हैं इसके इवोल्यूशन के बारे में, और इसके इवोल्यूशन को हम अलग अलग फेज़ में पढ़ेंगे। फेज़ 1 जो है, इस फेज़ में ब्रिक सिर्फ एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट था, कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। गोल्डमैन सैक्स ने यह बताया कि ब्रिक कंट्री की पॉपुलेशन, रिसोर्स और ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और 21st सेंचुरी में पावर शिफ्ट वेस्ट से ईस्ट और ग्लोबल साउथ की तरफ होगा। इस टाइम पर यूएसए लेड ऑर्डर डोमिनेट कर रहा था। वहीं फेज़ 2 की बात करें तो पॉलिटिकल डायलॉग फेज़ है, 2006 से 2008 के बीच में ये चलता है। 2006 में यूएन जनरल असेंबली के साइडलाइन पर ब्रिक कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर की पहली मीटिंग हुई। ये पहला स्टेप था जहां ब्रिक इकोनॉमिक आइडिया से पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना। इसका ऑब्जेक्टिव था ग्लोबल इशू पर कंट्रीब्यूशन बांधना और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन में कलेक्टिव वॉइस बनाना। फेज़ 3 की बात करें तो ये फॉर्मलाइजेशन फेज है, 2009 से 2010 के बीच में चलता है। 2009 में रसिया के वैकेंटनबर्ग सिटी में पहला ब्रिक समिट हुआ। यहाँ पर लीडर ने एग्री किया कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 ने प्रूव कर दिया है कि यूएसए और वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम फ्रेजाइल है, इसलिए अल्टरनेटिव ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस की जरूरत है। 2010 साउथ अफ्रीका को इंक्लूड किया गया क्योंकि अफ्रीका को रिप्रेजेंट करना जरूरी था, तब से ग्रुपिंग का नाम ब्रिक्स हो गया। वहीं फेज़ 4 की बात करें, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग फेज है, 2011 से 2014 के बीच में ये चलता है। इस फेज में ब्रिक्स ने सिर्फ डायलॉग से आगे बढ़कर इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए। 2014 में फोर्टेंजेला समिट जो कि ब्राजील में होता है, यहाँ पर 2 इंस्टीट्यूशन बने। पहला बनता है NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, और दूसरा बनता है CRA कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। यह इंस्टीट्यूशन IMF और वर्ल्ड बैंक के अल्टरनेटिव के रूप में देखा गया है और वेस्टर्न कंट्रोल के अंडर थे। वहीं फेज़ 5 की बात करते हैं, ये एक्सपेंशन और एजेंडा पे बात करता है। 2015 से 2020 के बीच में ये फेज चलता है। इस पीरियड में ब्रिक ने अपने स्कोप को एक्सपेंड किया। अब ये बात करता है डेवलपमेंट पर, क्लाइमेट चेंज पर, काउंटर टेररिज्म, ग्लोबल हेल्थ, डिजिटल इकोनॉमी। ब्रिक ने साउथ साउथ कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन किया और डेवलपिंग कंट्री की कंसर्न को ग्लोबल फोरम पर राइज किया। वही बात करते हैं फेज 6 की, ये स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल फेज है, 2021 से 2024 के बीच में चलता है। इस फेज में ब्रिक्स का रोल यूएसए और वेस्टर्न सैंक्शन, यूक्रेन क्राइसिस, डी-डॉलराइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ब्रिक्स कंट्री ने लोकल करेंसी ट्रेड को प्रमोट किया, डॉलर की डिपेंडेंसी को कम की, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की सपोर्ट किया। 2023 के जोहान्सबर्ग समिट में ब्रिक्स एक्सपेंशन का डिसीजन हुआ, जो कि वेस्टर्न डोमिनेटेड ग्रुप G7 के अल्टरनेटिव के रूप में देखा जाने लगा है। अब 17th ब्रिक्स लीडर समिट वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील, जुलाई 2025, जिसका थीम है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन एंड प्रमोटिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल गवर्नेंस।